हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द माइंड मैपिंग। और अभी मैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बता रहा हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रो दिया था कि फ्लैशबैक दिया था कि कैसे वहाँ के लोग ने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, उसका स्टार्टिंग कैसा था। अब हम जानेंगे कि वो ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्या रीजंस थे। तो अभी का आज जो वीडियो का टॉपिक है वो है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। वहाँ की सोसाइटी के बारे में जानते हैं कि उस समय की जो सोसाइटी थी फ्रांस की वो कैसी थी। तो सबसे पहले मैं आपको ये 18th सेंचुरी क्लियर कर दूँ। बहुत से लोगों को डाउट था, इवन आई वॉज ऑल्सो हैविंग डाउट। तो मैं 10th क्लास में मुझे ये डाउट मेरा क्लियर हुआ था। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का डाउट अभी क्लियर हो जाए। देखो, 18th सेंचुरी का मतलब ये नहीं हुआ कि 1801 टू 1899, नहीं। अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो ये गलत है। 18th सेंचुरी का मतलब है 1701 से 1799 तक, ठीक है। और 1801 से 1899 तक ये 19th सेंचुरी हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये अभी 2020 चल रहा है तो ये 21st सेंचुरी है, ओके। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे ये। तो चलिए अब सोसाइटी के बारे में जानते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पे 18th सेंचुरी में जो फ्रांस का राजा था वो था लुइस 16, ओके। ये मैंने उसके डायग्राम भी बनाए हैं, ठीक है। इतना बढ़िया डायग्राम बनाया यार, एक बार तो वीडियो पॉज करके मेरे लिए क्लैपिंग कर दो, मुझे बहुत ही खुशी होगी, ठीक है। तो ये लुइस 16 है। 1774 में ये फ्रांस का राजा बना, ठीक है। और उस टाइम उसकी एज जो थी वो 20 ईयर्स थी, मतलब 20 साल का ये बंदा था। और उसके साथ ही ऑस्ट्रियन की ये महारानी है, देख रहे हो बाल कितने मस्त पफ बनाए मैंने इसके। ये ऑस्ट्रियन की महारानी है जिसका नाम है मैरी एंटोनेट। इससे लुइस की सेटिंग हो जाती है, आई मीन शादी हो जाती है। तो इन दोनों का वैवाहिक जीवन अब स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं लुइस 16 के बारे में। तो लुइस 16 जो है वो बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करता है, रॉयल फैमिली, ओके। ही गॉट मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट, ठीक है। एंड एट दैट टाइम ही वाज ऑफ 20 ईयर्स ओल्ड, ओके। और जब ये राजा बना तो एक चीज़ आपको पता होगा कि जब भी कोई राजा बनता, आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखी होगी, तो उसको जो उसके संदूक वगैरह होते हैं, उसको खजाना वगैरह सब मिल जाता है। तो जब लुइस 16 जब राजा बना ना, तो उसके जो खजाना था वो एकदम खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था। उसका रीज़न ये था कि फ्रांस और ब्रिटेन जो थे ना, आपस में इनकी लड़ाई चल रही थी। तो जब इनके युद्ध चल रहे हों तो ऑब्वियस सी बात है, वेपन्स वगैरह में खर्चा पानी तो आएगा ही आएगा। तो इसीलिए इसका खजाना जो था वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस टॉपिक पे कि उसका खजाना ख़त्म क्यों हुआ, मैं अगले एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसमें ब्रीफ एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ था। तो ये मैंने लुइस के बारे में बता दिया। अब थोड़ा सोसाइटी के बारे में जानते हैं। उस समय जो सोसाइटी थी उसको फ्यूडल सोसाइटी कहते हैं। फ्यूडल का मतलब होता है सामंती, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सोसाइटी में उस टाइम क्या था, एक राजा था, उसके पास बहुत से ज़मीन थे, ठीक है। या ज़मींदार ले लो, उसके पास बहुत से ज़मीन थे। तो वो ज़मीन का क्या करेंगे, वो तो ऐसे कुछ कर नहीं सकते। अब ज़मीन तो खुद नहीं आएगा, ये लो भैया हम तुम्हारी ज़मीन है, ये लो पैसा, ऐसा तो है नहीं। तो क्या किया कि जो छोटे वर्कर्स थे, जो छोटे फार्मर्स थे, उनको उन्होंने वो ज़मीन दे दी सिर्फ खेती वगैरह करने के लिए, ठीक है। उनके नाम पे नहीं कर दिया, उनको बस दे दिया कि चलो भाई तुम भी नल्ले बैठे हो, ये लो मैं तुम्हें ज़मीन देता हूँ, इस पर तुम खेती करो, जो प्रॉफिट होगा हमें देना, थोड़ा बहुत शेयर तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो बस यही सीन था फ्यूडल सोसाइटी में कि जो भी राजा वगैरह का ज़मीन था वो छोटे वर्कर्स को दे दिए और उसके प्रॉफिट खुद रख लेता था, ठीक है। और ये जो फ्यूडल सोसाइटी है ना, ये ओल्ड डिज़ाइन बिफोर 1789 है। देखो, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि 1789 में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था। तो जब रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है सोसाइटी चेंज हो जाएगी, उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे और काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो वो अब ओल्ड डिज़ाइन नहीं रह गया, ठीक है। ये 1789 से पहले की बात है। अब उस सोसाइटी को 3 कैटेगरी में बांटा गया था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। यहाँ पे जो एस्टेट है ना, इसका ग्रुप है। तो 3 ग्रुप में बांटा गया था, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में आ जाते हैं क्लर्जी, सेकंड ग्रुप में नोबिलिटी और थर्ड में पीजेंट्स, मर्चेंट्स, लेबर्स, फार्मर्स, ठीक है, बिजनेसमैन एक्सेट्रा, ये सब आ जाते हैं। अब ये जो फर्स्ट स्टेट क्लर्जी है, ये क्लर्जी क्या है ये बताता हूँ। देखो, आपने रामायण महाभारत देखा होगा, उसमें देखा होगा कि जो राजा महाराजा का बैठक होता ना,
उसमें एक उनका कुलगुरु बैठता है, एक साधु संत महात्मा बैठता है, ठीक है, जो कि उनको कोई भी काम करने के लिए उनकी आज्ञा देते हैं, ठीक है। वो उनको मतलब भगवान मानते हैं कि हम भाई इनके आशीर्वाद से काम शुरू करेंगे। ऐसी फ्रांस में जो चर्च से रिलेटेड लोग थे ना, जैसे फादर वगैरह, वो सब क्लर्जी के अंडर आ जाते हैं, ठीक है। जो भी फादर्स थे, जितने भी मतलब चर्च से रिलेटेड लोग थे, वो सब क्लर्जी के अंदर आ जाते हैं। दूसरा नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब जो राजा है, उसके पूरे खानदान है, ये सब नोबिलिटी के अंदर आ गया, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट है ना, इनको कुछ बेनिफिट्स मिले थे। इनके बेनिफिट्स थोड़ा जान लेते हैं। देखो, दे गॉट सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। पैदा होते ही उनको बहुत से ऐसे प्रिविलेजेस मिल गए थे, बहुत से बेनिफिट्स मिल गए थे, ठीक है। सबसे मेन तो है कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा किसी चीज़ का, ठीक है। वो टैक्स से उनको छुट्टी मिल गई कि भैया तुम्हें टैक्स नहीं देना। ये उनके लिए कितनी खुशी की बात है यार, टैक्स नहीं देना। और क्या उनको मतलब बेनिफिट्स मिले थे, जितने भी थर्ड स्टेट के लोग हैं, जैसे पीजेंट्स, मर्चेंट्स, लेबर्स, फार्मर्स, जो भी हैं, ये बंदे इसके अंडर काम करेंगे, ठीक है। मतलब फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले लोग जो हैं, वो थर्ड स्टेट वाले लोगों को कंपेल करेंगे अपने अंडर काम करने के लिए, ठीक है। ये सब उनके कुछ बेनिफिट्स थे। अब थर्ड स्टेट के बारे में थोड़ा जान लेते। जैसे पीजेंट्स है, मर्चेंट्स है, ये सब इन लोगों पे दबाव डाला जाता था कि हाँ भाई तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, तुम दोगे कैसे नहीं, साड़ देना पड़ेगा। तो इनको टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक फार्मर है, ठीक है, वो 100 क्विंटल चावल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो उसमें जितना उसने प्रोड्यूस किया वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वालों को मिलेगा, ठीक है। अब जो टैक्स है ना, वो टैक्स को कुछ 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है तिथ, दूसरा है टेल। ये जो तिथ वाला टैक्स है, ये टैक्स चर्च के लोगों द्वारा दिया जाता था, ठीक है। चर्च वालों को दिया जाता था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल बोला ना कि 100 क्विंटल एक फार्मर अगर प्रोड्यूस कर रहा है चावल, तो उसको तिथ के अंडर चर्च वालों को देना पड़ेगा कितना, 1/10 शेयर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 100 क्विंटल चावल की उपजाए हैं उसने, तो उसमें जो उसका 10% होगा या 1/10 शेयर, तो कितना हो गया, 10 क्विंटल। तो 10 क्विंटल वो तिथ के तौर पे टैक्स देगा किसको, चर्च वालों को, ठीक है। दूसरा है टेल। ये वो टैक्स है जो कि स्टेट लेती थी डायरेक्ट, मतलब स्टेट, जैसे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेते हैं ना, वैसे ही वहाँ के जो स्टेट होते थे वो टैक्स लेते थे इन फार्मर्स वगैरह, इन मर्चेंट से, ठीक है। और इनका कोई फिक्स टैक्स नहीं था, वो मतलब चेंज होता रहता था, कभी 10%, कभी 20%। वो उन पे डिपेंड करता था कि भैया वो कितने लेंगे। तुमको 2 गुना ज़्यादा लगान देना पड़ेगा, भाई उसका बाप बोल के गया तो 2 गुना ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो ऐसी मतलब ये जो है ना टेल, इसमें ही होता था, उन पे डिपेंड करता था कि भैया कितना लेना है। अब ये एक ड्राइंग देखो, इसमें ये फार्मर है, थर्ड स्टेट का बंदा, और ये कोई राजा महाराजा है, फर्स्ट या सेकंड नोबिलिटी के उसका कैटेगरी का, ठीक है। अब ये बंदा देखो अपने जो भी मतलब गेहूं चावल है वो ला के इसको दे रहा है, ठीक है। तो ये वही मतलब उसके जो थर्ड स्टेट वालों को जो सहना पड़ता था वही दिखा रहे एक तरह से, ठीक है। तो मतलब यही था वहाँ उस टाइम की सोसाइटी वगैरह, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, तो आप कह सकते हो कि फ्यूडल सोसाइटी थी, ठीक है। ये 1789 से पहले की बात है। उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया था। यही क्वेश्चन में आप लिख सकते हो, ये क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। यही सब चीज़ें, उनको क्या बेनिफिट्स मिली थी, ठीक है। थर्ड मतलब टैक्सेस कितने तरह के हैं, उसका क्या मतलब है, तिथ में कितने % जाते थे, कितने शेयर मतलब बढ़ते थे, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि राजा का जो लुई 16 का जो खजाना था वो खाली क्यों था, उसका पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो में, गुड बाय और स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है। कोरोना से जीतना है, कोरोना की ऐसी की तैसी। मिलते हैं यार अगले वीडियो में, बाय बाय।